हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। हमारा फोर्थ चैप्टर जो कि हमारा रिलेटेड था बच्चों के से डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। और आज बच्चों उस चैप्टर के कौन कौन से हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन कैसे करना है, ये हम देखने वाले हैं। सो बच्चों आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने वाले हैं हमारे फोर्थ चैप्टर का। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे है, जो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, हाउ इट इज रिलेटेड टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है भाई, एमपीसी क्या है, पहला क्वेश्चन ही बोल रहा है एमपीसी क्या है और ये एमपीएस से कैसे रिलेटेड है। सो बच्चों एमपीसी क्या बताता है, एमपीसी बताता है यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम क्या बताता है, ये बताता है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल की सैलरी इंक्रीज हो रही है तो बच्चों उसका कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिंपल बताता है। क्या बताता है एमपीएस बताता है बच्चों कि जैसे जैसे लोगों की इनकम चेंज होगी वैसे वैसे उनका जो है कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी चेंज होगा। अगर कोई पर्सन जिसको अभी 100 रुपीज मिल रहे हैं और बच्चों वो अपने कंजप्शन पे 50 रुपए खर्च कर रहा है, वहीं बच्चों जब उसकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, वही इनकम 100 से 500 हो गई, सो बच्चों उसका कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, राइज हो जाएगा, उसका कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा। सो बच्चों यही कहता है हमारा एमपीसी। ठीक है, यानी अगर चेंज होता है किसमें, चेंज in consumption expenditure due to change in income। ठीक है, यानी इनकम में चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है। अब बच्चों इनमें डायरेक्ट रिलेशन, हमेशा ध्यान रखना, इनकम जिसको हम वाई कहते हैं, सॉरी, इनकम और मैम जो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, इनमें कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे इनकम कम होगी वैसे वैसे हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। सो मैम ये था हमारा एमपीसी। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, एमपीसी, इट इज द चेंज इन अ कंजप्शन पर यूनिट चेंज इन अ इनकम। It is denoted by C and is equal to delta C बटे delta Y। क्या बताता है एमपीएस, सॉरी एमपीसी बताता है कि भाई कंजप्शन के यहाँ पे कंजप्शन में कितना चेंज होगा अगर हमारे इनकम की पर यूनिट इनकम में चेंज होने से हमारे कंजप्शन में कितना चेंज होगा। या फिर आप सिंपल सी नॉर्मल भाषा में भी लिख सकते हो बच्चों कि भाई चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन इनकम एक्सपेंडिचर, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। अब बच्चों बताते हैं कैसे, इसको हम डिनोट करते हैं, कैसे बताते हैं इसको, डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। डेल्टा सी क्या कहता है, डेल्टा सी कहता है कि भाई जो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर है उसमें चेंज हो रहा है, किसकी वजह से, हमारे इनकम में चेंज होने की वजह से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे बताएंगे, इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, एमपीसी कैसे निकालते हैं, डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई, और हम इसको क्या कह सकते हैं, हम सी भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम इसको सी से डिनोट भी कर सकते हैं। सो हमारा डेल्टा सी क्या हो गया यहाँ पे, चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और डेल्टा वाई क्या हो गया, चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम। अब बच्चों अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि चेंज हो रहा है किसमें, हमारे कंजप्शन एक्सपेंडिचर में, किसकी वजह से, हमारा इनकम चेंज होने की वजह से, एमपीसी। ठीक है मैम, इसको इंड्यूस कंजप्शन भी कहते हैं। इंड्यूस कंजप्शन क्या कहता है, जब सैलरी बढ़ती है यानी जब इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका कंजप्शन भी बढ़ता है। ठीक है, पर मैम अगर हम बात करें जब हमारी सैलरी यहाँ पे नहीं बढ़ रही यानी हमारी इनकम नहीं बढ़ रही, तो क्या हमारा कंजप्शन यहाँ पे जीरो होगा, बिल्कुल होगा। जब आपका कंजप्शन नहीं बढ़ रहा, जब आपकी जो इनकम है वो कांस्टेंट है बच्चों, तो आपका एमपीसी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा किसके बारे में, एमपीसी के बारे में। अब बात कर लेते हैं बच्चों एमपीएस के बारे में। हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन देखा था, अब देखेंगे बच्चों मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ
सप्लाई, सॉरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग्स। तो बच्चों क्या होता है, जैसे हमारा कंजप्शन था वैसे क्या होता है, सेविंग होता है। ये बताता है कि भाई क्या हो रहा है, ये बताता है कि चेंज हो रहा है सेविंग में। किस में चेंज होने से, इनकम में चेंज होने से। चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम क्या हो गया, हमारा एमपीएस हो गया। कैसे बताता है, सिंपल सा है। अब देखो क्या कह रहा है, ये मैंने क्या कहा कि भाई सिंपल सा है, ये कह रहा है कि सेविंग में चेंज हो रहा है किसकी वजह से, पर यूनिट इनकम में चेंज होने की वजह से। कैसे बताएंगे हम इसको, एमपीएस को हम बच्चों एस से डिनोट करते हैं, ठीक है मैम। अब बच्चों कंजप्शन हो गया हमारा सी, कंजप्शन को हमने सी से लिखा था, और मैम हमारा सेविंग हो गया यहाँ पे एस से, ठीक है। अब मैम अगर इन दोनों को जोड़ ले, सो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बच्चों हमारे एक के बराबर। एक हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि हमारी इनकम जो है वो एक है। सो मैम यहाँ पे जो एक आ गया वो किसके बराबर आ गया, हमारे इनकम के बराबर। सो जब सेविंग और कंजप्शन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इनकम के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सो मैम हम यहाँ पे कहेंगे कि पार्ट ऑफ इनकम दैट इज नॉट कंज्यूम, भाई जो हमारे कोई भी पर्सन है उसकी जो इनकम हो रही है, अगर उसमें से जो पार्ट है अगर वो कंज्यूम नहीं कर रहा है तो वो क्या हो गया, सेविंग हो गया। जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसकी इनकम कितनी है, 100 रुपीज है, ठीक है। 100 रुपीज में से बच्चों उसने क्या करा, उसने मान लो कि भाई 70 रुपए तो क्या करे, कंजप्शन में लगा दिए। सिंपल सी बात है, बेसिक नीड्स होती है, कंजम्पशन में लगा दिया। और बाकी जो 30 रुपए है, बाकी 30 बच गए, वो किस में लगा दिए, वो उसने सेव कर दिए, ठीक है। भाई इनकम का ऐसा पार्ट जो कि पर्सन क्या कर रहा है, कंज्यूम नहीं करता है, वो क्या हो गया, हमारा सेविंग हो गया, ठीक है। सेविंग कैसे आएगा, y माइनस सी। y क्या है बच्चों, यहाँ पे y का मतलब समझ लेना, y इनकम है। y का मतलब क्या है, y इनकम है। सो मैम इनकम में से अगर हम कंजम्पशन को लेस करेंगे सो क्या आ जाएगा, हमारा s आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों अगर हमें एमपीएस निकालना है तब भी हम क्या करेंगे, हम इनकम में से क्या करेंगे, एमपीसी को लेस कर देंगे। इनकम में से हम किसको लेस कर देंगे मैम, एमपीसी को। अगर हम इनकम में से एमपीसी को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एमपीएस आ जाएगा, ठीक है। और जब हम एमपीएस और एमपीसी दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मैम, इनकम आ जाएगी, ठीक है। अगर हम वाई की बात करें जो हमारी इनकम है, अगर हम एमपीसी और मैम एमपीएस को जोड़ लें तो क्या आ जाएगा, हमारी इनकम आ जाएगी। इनकम को हम एक से भी बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपके सामने आ जाए 1 इक्वल टू एमपीसी प्लस एमपीएस, तो बच्चों ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 1 हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, हमारी इनकम जो है 1 है, ठीक है बच्चों। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। सो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें नेशनल इनकम की या इनकम की, सो बच्चों एमपीसी और एमपीएस दोनों ही जरूरी है। किसी भी इकोनॉमी में कंजप्शन कितना हो रहा है ये बताता है हमारा एमपीसी। और मैम सेविंग कितनी हो रही है, भाई सेविंग कैसे इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ ये बताती है हमारी कौन, एमपीएस। अगर हम दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास हमारी एग्रीगेट इनकम आ जाएगी। सो बच्चों ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड ही है, ठीक है। ये हमारा हो गया बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है S प्लस सी हो गया किसके इक्वल, एक के इक्वल। एक यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं हमारी क्या है, इनकम है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट पोस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब बच्चों एक्स एंड जो है हमने पहले भी सुन रखा है मैम, बिल्कुल सुन रखा है। एक्स पोस्ट भी हमने पहले सुन रखा है। एक्स एंड को हम और क्या कह सकते हैं, हम कहते हैं प्लानिंग, क्या कहते हैं, प्लानिंग या प्लान, ठीक है ये कहते हैं। और एक्स पोस्ट यानी आफ्टर, जब वो चीज हो जाती है उसके बाद। अब बच्चों ये चीजें हमने कंजप्शन में भी देखी, इन्वेस्टमेंट में भी देखी। तो एक्स एंड जो है, एक्स एंड जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ये क्या कहता है, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट ये कहता है कि भाई आगे आने वाला जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, उसका यहाँ पे बच्चों वो डिटरमाइन करना ही क्या हो गया, हमारा एक्स एंड इन्वेस्टमेंट हो गया। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, भाई जो हमारा अकाउंटिंग ईयर चल रहा है इसमें कितना एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये प्लानिंग है, ये प्लान्ड है। हम पहले से अज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई इतना होगा, पर एक्चुअल में कितना हुआ ये क्या हो गया बच्चों, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट हो गया। मान लो कोई लड़की है, मान लो रीना है, ठीक है मैम, वो प्रोडक्शन करती है किसी भी गुड्स और प्रोडक्ट का। वो ये सोच के बैठी है, वो मान के बैठी है कि भाई ये जो साल है इसमें मुझे 100 का क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है,
ठीक है, 100 रुपीज़ का क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। इस हमारी जो इकोनॉमी है उसमें मैं इतना गुड्स और जो है सर्विसेज प्रोवाइड करूंगी जिससे कि 100 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये मान के चलिए ये प्लानिंग कर रही है। ठीक है, पर एक्चुअल में इतनी डिमांड हुई नहीं। जब डिमांड नहीं हुई तो सप्लाई भी नहीं हुई। सिंपल सी बात है, जब डिमांड नहीं होगी तो सेल भी नहीं होगी। सो बच्चों, जो ये प्लान करके रखा था, इसने प्लान करके रखा था कि मेरी जो है 100 यूनिट्स जो है वो बिक जाएंगी। ठीक है मैम, ये प्लानिंग करके रखी थी, पर एक्चुअल में बिकी कितनी है, जो इसने ईयर के लास्ट में जब देखा, ये तो ईयर के पहले शुरुआत में कर लिया था, अब ईयर के लास्ट में जब उसने देखा, सो मैम देखा तो सिर्फ 50 यूनिट क्या हुई है, सेल हुई है। यानी इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ है, सिर्फ 50 का हुआ है। पहली बात, प्लान करके कितनी चली थी कि 100 का इन्वेस्टमेंट करूंगी मैं, पर एक्चुअल में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, सिर्फ 50 का इन्वेस्टमेंट हुआ है। सो बच्चों, ये जो 100 है वो क्या हो गया, एक्सेंट हो गया। ये हो गया एक्सेंट, और ये क्या हो गया मैम, एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड यानी जो एक्चुअल में हुआ है वो एक्सपोज्ड हो गया, और जो जिसकी प्लानिंग करके चले थे वो क्या हो गया, एक्सेंट हो गया। यही चीज लिखी हुई है बच्चों। तो एक्सेंट और एक्सपोज्ड क्या है, एक्सेंट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फर्म इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। The planning is done with a future expectation in mind। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या करता है, कोई भी फर्म या प्रोड्यूसर ये मान के चलता है कि भाई जो हमारी इकोनॉमी है, जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है, जो आगे आने वाला ईयर है, उसमें हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, यानी ये क्या है, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हम फ्यूचर में कितनी एक्सपेक्टेशंस है हमारी इन्वेस्टमेंट की, ये है। ठीक है बच्चों, यानी हम प्लान कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यानी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई हम इतना करेंगे, ये हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। और बच्चों, एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट क्या है कि जो एक्चुअल में हुआ है। ठीक है, यानी हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हमने प्रोडक्शन किया है, उसके बाद में एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ये हमारा हो गया एक्सपोज। दिस रेफर्स टू द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मेड बाय ऑल एंटरप्राइजेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। इट इज द आउटकम ऑफ द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, जो गिवन पीरियड दिया है, उस गिवन पीरियड में कितना एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो क्या हो गया, हमारा एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। ऐसे बच्चों, हमारा एक्सपोज्ड एक्सेंट कंजप्शन भी है, और हमारा एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट भी है, सॉरी एक्सपोज्ड कंजप्शन भी है। उसी के साथ हमने एग्रीगेट डिमांड का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था बच्चों, वो भी किस पे था कि भाई आगे आने वाले फ्यूचर में जो हमारी प्लान्ड जो डिमांड है वो कितनी होगी, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी, वो हो गया था हमारा एक्सेंट डिमांड। वहीं बच्चों हमारा एक्सपोज्ड डिमांड क्या होगी, जो एक्चुअल में डिमांड होगी। ठीक है, जो एक्चुअल में डिमांड है वो क्या हो गई, हमारी एक्सपोज्ड डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा एक्सेंट इन्वेस्टमेंट और एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड। भाई इफेक्टिव डिमांड क्या है, आगे कह रहा है how will you drive the autonomous expenditure multiplier with price of final goods and the rate of interest are given। पहली बात तो ये कह रहा है कि भाई इफेक्टिव डिमांड किसको कहते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर हमें क्या निकालना है। अब बच्चों ये कह रहा है हाउ विल यू ड्राइव द ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर व्हेन, जब प्राइस गिवन है फाइनल गुड्स की और बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो उस टाइम ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा, ये हम देखेंगे। पहली बात, इफेक्टिव डिमांड क्या होती है। भाई सिंपल सा है, इफेक्टिव डिमांड कहाँ होगी, जहाँ पे सप्लाई और डिमांड इक्वल हो गई, वहाँ क्या हो जाएगी, इफेक्टिव डिमांड हो जाएगी। सो हम कहेंगे मैम इफेक्टिव डिमांड किसको कहेंगे, वेयर एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड देयर इज अ इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, इफेक्टिव डिमांड इज अ सिचुएशन इन विच इक्विलिब्रियम आउटपुट इज डिटरमाइंड, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है बच्चों, जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, वो कहाँ हो गई, वो हमारी इफेक्टिव डिमांड हो गई। अब बच्चों इस ग्राफ में हम देखेंगे ये हमारा क्या हो गया, 45 डिग्री का हमारा सप्लाई कर्व हो गया, बिल्कुल है। ये हमारा हो गया मैम एग्रीगेट डिमांड का कर्व। अब बच्चों दोनों जहां एक दूसरे के बराबर है, कहाँ हो रहा है, ए डी इक्वल हो रहा है ए एस के, जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो गया, वहां बन गया हमारा इक्विलिब्रियम। और यहीं पे क्या बनेगा मैम, हमारा यहीं पे हमारा इफेक्टिव डिमांड बनेगी।
ठीक है, आगे कह रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ द अजम्पशन दैट द सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। अब बच्चों ये क्यों है, आखिर हम ये मान के क्यों चल रहे हैं, ये इसलिए मान के चल रहे हैं कि हम मान के चल रहे हैं कि हमारी जो सप्लाई है बच्चों वो क्या है, इलास्टिक है। ठीक है बच्चों, यानी क्या हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक है, यानी थोड़ा सा भी अगर प्राइस में चेंज हुआ तो हमारी इलास्टिसिटी में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। इफ देयर एग्जिट एनी डिफरेंस between AD और AS the equilibrium output will be determined only by AD। अगर बच्चों हम देख रहे हैं कि अगर AD और AS में कोई डिफरेंस है, कभी कभी AD ज़्यादा हो जाता है या कभी कभी AS ज़्यादा हो जाता है, उस टाइम में हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होगा, वो डिपेंड करेगा बच्चों किस पे, AD पे ही हम क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। और इसीलिए बच्चों ये क्या हो गई, हमारी इफेक्टिव डिमांड हो गई। अब बच्चों हम देखेंगे हमारा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर कैसे निकलता है इसके बारे में। सो हमारा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर ड्राइव कैसे होगा ये देखेंगे। सो मैम हमने क्या कहा, हमारा क्या होना चाहिए, एएस इक्वल होना चाहिए एडी के, यानी हमारा इक्विलिब्रियम ई कहाँ आएगा, ई जहाँ आएगा वहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगी किसके, एग्रीगेट डिमांड के। बिल्कुल। अब मैम एग्रीगेट सप्लाई को क्या हम वाई से डिनोट कर सकते हैं क्या, हमारा एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या बताता है, एग्रीगेट सप्लाई बताता है कि भाई आगे आने वाले फ्यूचर में आप कितनी सप्लाई करोगे। ठीक है, आपके गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है वो बताता है। और बच्चों हमारा नेशनल इनकम क्या बताता है, नेशनल इनकम बताता है कि भाई एक गिवन डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना गुड, जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उन सब की मॉनेटरी वैल्यू क्या है। ठीक है, सो हमारा एग्रीगेट जो है सप्लाई किसके इक्वल होता है, हमारे नेशनल इनकम के इक्वल होता है। और बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको C+S भी लिख सकते हैं ना, हमने एग्रीगेट सप्लाई में पढ़ा था, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पर हम इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे। हमने एग्रीगेट सप्लाई को कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। अब बच्चों हमारा एडी है, एडी को कैसे लिखते हैं, सो हमारा एडी किसके बराबर होता है, एडी बराबर होता है मैम C+I के इक्वल होता है मैम, हम ऐसे ही लिखते हैं। हमारा एडी किसके इक्वल होता है, C+I के इक्वल होता है। पर मैम एक चीज़ ध्यान रखना, C में और क्या क्या इंक्लूड होता है, तो C में मैम ऑटोनोमस प्लस हमारा इंड्यूस कंजप्शन एक्सपेंडिचर दोनों ही इंक्लूड होता है, यानी C = C बार प्लस CY। अगर हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो मैम कंजप्शन एक्सपेंडिचर में हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन भी होता है और मैम हमारा इंड्यूस कंजप्शन भी होता है। ऑटोनोमस कंजप्शन कौन सा होता है, वो कंजप्शन जो हमारी इनकम चेंज होने के साथ चेंज नहीं होता है। ठीक है, जब हमारी इनकम 0 होती है तब भी हमारा ऑटोनोमस, जब हमारा कंजप्शन क्या होता है, जो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन हो गया। और मैम इंड्यूस कंजप्शन क्या होता है, इंड्यूस कंजप्शन जब मैम हमारी इनकम चेंज हो रही है उसके साथ साथ हमारा कंजप्शन भी चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा कंजप्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये हो गया हमारा इंड्यूस, ये हमारा ऑटोनोमस, ये हमारा हो गया इंड्यूस। ठीक है, ये हमने देखा। और मैम हमने एडी में एक और चीज़ देखी कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट लेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस होगा। ठीक है, ये हमारा ऐसे होता है। ठीक है, और ये हमारा C बार हो गया और I बार। अब बच्चों जो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर इनकम या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, ये क्या है बच्चों, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जब हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और मैम जो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, दोनों को, जो हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर है और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, इन दोनों को मिला लेते हैं। जब हम C बार प्लस I बार कर लेते हैं, दोनों क्या है, ऑटोनोमस है। ठीक है, हमने ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर दोनों को मिला लिया। जब हम इन दोनों एक्सपेंडिचर को मिलाएंगे जो कि ऑटोनोमस है, ठीक है, उन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम A बार कर लेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, हम बताएंगे कैसे, हम A बार से बताएंगे। सो यहाँ पे बच्चों A बार बराबर क्या हो गया, C बार प्लस I बार, दोनों क्या है, ऑटोनोमस है। ठीक है, और बाकी जो बच्चा हमारा CY वैसा का वैसा उतर जाएगा। अब मैम क्या हम, जो हमारा ये इक्वेशन था AS = AD इक्विलिब्रियम, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Y = AD। भाई Y हमारा AS के इक्वल है, Y हमारा क्या है, AS के इक्वल है, और AD हमारा AD हो गया। अब बच्चों Y तो Y आ गया। अब मैम यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे क्या आ गया, ऑटोनोमस। हमने बच्चों क्या करा है, हमारा देखो ये आने वाला था भाई,
सिंपल सी बात है, एडी में क्या आएगा, एडी को कैसे लिखेंगे हम, सी प्लस हमारा आई बार की जगह लिखेंगे। अब बच्चों इसको और इजी करने के लिए, क्योंकि हमारा इतना बड़ा इक्वेशन आ रहा है, सो हमने क्या करा, जो हमारे ऑटोनोमस इक्विलिब्रियम थे उन दोनों को ऐड कर लिया, तो हमारे पास ए बार आ गया। ठीक है, सो हम इसको ए बार प्लस सी वाई भी लिख सकते हैं, ये हमारा सी वाई ऐसे कैसे उठ के आ गया, बिल्कुल आ गया। अब बच्चों वाई है हमारे पास, ठीक है, अब मैम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारी क्या है, हमारा इनकम है, और मैम जब हम इसको सी वाई को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इधर लेके आ जाना है, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अब मैम y माइनस सी वाई इक्वल टू ए बार, यानी हमारा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर किसके बराबर हो गया, हमारा y माइनस सी वाई के। अब बच्चों हमने क्या कहा, हमने माना है y हमारा क्या होगा, हमारी जो इनकम होगी वो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। ठीक है, सो मैम एक से हमने क्या करा, अब मैम हमने क्या करा, ये y इधर आ गया, ये y कहाँ आ गया, इधर आ गया, और जब इन दोनों को माइनस करेंगे, y में से c को माइनस करेंगे, y में से किसको माइनस करना है हमें, y में से हमें माइनस करना है मैम किसको, इंड्यूस कंजप्शन को माइनस करना है। जब हम y में से 1 में से c को माइनस करेंगे, सो हमारा यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस कंजप्शन को हम माइनस कर रहे हैं मैम किससे, y में से। ठीक है, अब मैम ये वाला क्या हुआ, कुछ इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, अगर हम 1 में से माइनस करेंगे तो हमारा सेविंग आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा इंड्यूस यहाँ पे सॉरी ये हमारा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब बच्चों y, अब इसको सिंपल ही लिखना है, अब हमारा y इक्वल हो गया किसके, अब बच्चों इसको कन्वर्ट कर देना है, यहाँ पे जो है ना y इक्वल टू सॉरी y हमारा आ जाएगा यहाँ पे, इतना हमने समझ लिया। ठीक है मैम, अब बच्चों y माइनस 1 माइनस सी है और इक्वल है हमारा a, हमारा ऑटोनोमस से, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर से। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, सो मैम ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, सो हमारा y इक्वल हो जाएगा किसके, a बार बटे 1 माइनस सी के, और यही हमने देख लिया। सो मैम यहाँ पे ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई कैसे आएगा ये भी हमने देख लिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे द मल्टीप्लायर इज देयर फॉर a डैश माइनस 1 माइनस सी, दिस इज डिपेंड ऑन द इनकम एंड द एमपीसी। और ये डिपेंड किस पे करता है बच्चों, ये डिपेंड करता है इनकम पे और एमपीसी पे। एमपीसी क्या हो गया, एमपीसी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, हमारा इंड्यूस जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही हो गया बच्चों, जो क्या बताता है, जो बताता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम चेंज होगी वैसे वैसे आपका एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, चेंज होगा। और ये है बच्चों 1 माइनस सी, अगर हम 1 माइनस सी करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास एमपीएस आ जाएगा। ठीक है, सो हमारा इंड्यूस जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिपेंड है किस पे, यहाँ पे एमपीसी और इनकम पे डिपेंड है, और ये कैसे निकलता है ये हमने देख लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 4th क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है, मेजर द लेवल ऑफ एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड व्हेन द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर ए डैश is rupees 50 crore and MPS is 0.2 and the level of income Y is rupees 4000 crore. State where the economy in the equilibrium are not cite reasons. क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई सिंपल सी बात है, हमारे पास प्लान एडी दिया हुआ है। ठीक है, जब हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर यानी ए बार दोनों को जोड़ के ए बार आया है, जब हमारा ए बार कितना है मैम 50 करोड़ का है, यहाँ लिख देते हैं, हमारे पास ए बार दिया हुआ है कितना 50 करोड़ का। ठीक है, एमपीएस दिया हुआ है, एमपीएस दिया हुआ है कितना 0.2 एंड द लेवल ऑफ इनकम वाई दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है कितना है 4000 करोड़। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है मैम, इक्विलिब्रियम कहाँ आता है, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें इकोनॉमी में तो कहाँ आता है इक्विलिब्रियम, सो हमारा इक्विलिब्रियम अगर हम बात करते हैं तो मैम हमारा इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां पे हमारा एएस इक्वल होगा एडी के। ठीक है, यानी जहां पे हमारी क्या होगी, हमारे एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगी एग्रीगेट डिमांड के। कुछ एग्रीगेट सप्लाई या एग्रीगेट डिमांड दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है मैम, सो निकालनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैम इसको हम एएस इक्वल टू एडी की बात करते हैं।
सो मैम एस को हम कैसे बता सकते हैं, अभी अभी बताया था मैम हमने, एस को हम मैम वाई भी तो लिख सकते हैं। हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो किसके इक्वल होती है, वो मैम इक्वल होती है हमारे नेशनल इनकम के। एडी को हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपल सा अभी देखा था, एडी को मैम हम सी प्लस आई से लिख सकते हैं, पर आई क्या है यहाँ पे, आई हमारा मैम हो गया यहाँ पे क्या, आई हमारा हो गया यहाँ पे ऑटोनोमस। अब मैम सी को भी तो डिवाइड करते हैं, सी को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सी को हम कैसे लिखेंगे अगर बात करें तो सी बार प्लस सी वाई, यानी इस सी में मैम ऑटोनोमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी है और मैम इंड्यूस कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी है। अब मैम अगर इन दोनों को ऐड कर लें, किसको, सी प्लस सी बार को, एक सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं, अगर मैम हम C प्लस सी बार प्लस आई बार दोनों क्या है मैम ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बार आ जाएगा। ठीक है मैम। सो हम इसको ए बार लिख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, इन दोनों को ऐड करके इस सारे इक्वेशन को ऐड करके क्या लिख दिया, ए बार लिख दिया। ठीक है, अब मैम सी वाई भी तो आएगा, सी वाई या बी वाई, ठीक है, सी वाई या बी वाई भी तो लिख सकते हैं, बी वाई। ठीक है, सी वाई या बी वाई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सी की जगह हम बी का भी यूज कर सकते हैं। अब बच्चों हमारी जो ये इक्वेशन है ए बार प्लस बी वाई, ठीक है, ये किसको बता रही है, ये एग्रीगेट डिमांड को बता रही है। किसको बता रही है, ये एग्रीगेट डिमांड को बता रही है। ठीक है मैम, ये एग्रीगेट डिमांड को बता रही है। यहाँ पे ऐड किसको करा, हमने इन दोनों को ऐड करा तो ए बार आ गया, और सी जो हमारा सी वाई है बी वाई है, सी वाई या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, बी वाई। ठीक है, वो आ गया। ठीक है मैम, अब बच्चों ये किसके इक्वल है, हमारे ए डी के इक्वल है। सो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा y इक्वल है ए बार प्लस बी वाई के, क्या हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा ए डी है और y किसको डिनोट कर रहा है, हमारे एग्रीगेट सप्लाई को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब मैम हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई है, हमारे पास y है, मैम बिल्कुल है, हमारे पास a भी है, a बार भी है, हमारे पास MPS है, यानी हमारे पास क्या है, S है। क्या हमारे पास C है या B है क्या, नहीं मैम, निकालना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, सो अगर हम बात करें, सो मैम अगर हम MPC के बारे में बात करते हैं जो कि हमारा C है, ठीक है, उसको कैसे निकालते हैं, सो सिंपल सा मैम 1 माइनस MPS करेंगे। 1 मान के चलते हैं भाई जो हमारी इनकम है वो कितनी है, 1 है। अगर हम इनकम में से MPS को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, MPC आ जाएगा। हमारी मैम यहाँ पे इनकम कितनी है, हमारी MPS कितना है, 0.2 है। ठीक है, सो 1 में से 0.2 कर देते हैं तो कितना बच गया हमारा 0. इसको थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस 0.2 कर देंगे, तो हमारा C या MPC कितना आ गया, हमारा 0.8 आ गया। अब बच्चों MPC जिसको हमने क्या कहा, हम C भी कह सकते हैं और B भी कह सकते हैं, हम C भी कह सकते हैं और मैम क्या कह सकते हैं, B भी कह सकते हैं। ठीक है, सो हमारा C या B, मान के चलो B, जो हमारा B है वो कितना आ गया, 0.8 आ गया, और Y का Y रह जाएगा, Y का Y क्या होगा, रह जाएगा। अब मैम ये जो इक्वेशन है ये ऐसे के ऐसे यहाँ लेके आ जाओ। ठीक है, यहाँ इस तरफ हम क्या लेके आए, हमारी इक्वेशन वैसे के वैसे लेके आ गए। ठीक है मैम, अब यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है, अब मैम y आ गया, बिल्कुल आ गया, y इक्वल टू a डैश प्लस बी वाई। ठीक है, अब मैम y कितना है, y की अगर हम बात करें तो हमारे पास है मैम 4000। ठीक है, हमारा 4000 निकल गया, इक्वल a डैश कितना है, अभी निकाला था, अभी देखा था, a डैश हमें दिया हुआ है मैम 50, कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। ठीक है, प्लस बी कितना निकाला, बी हमने निकाला 0.8। 0.8 का मतलब क्या है, देखो MPC क्या बताता है, MPC बताता है कि भाई इनकम में चेंज होने से आपका जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है उसमें कितना चेंज हुआ है। यानी आपकी इनकम अगर मान के चलो कि 100 से चेंज हो रही है, तो आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितने से चेंज हो रहा है, 80 से चेंज हो रहा है।
ठीक है मैम। सो यहाँ पे हमारा हो गया 0.8y हो गया। ठीक है मैम, ये हमने देख लिया। अब मैम इसको करो सॉल्व। ठीक है, अब मैम y की जगह तो हमारा क्या आ गया, y की जगह तो हमें y दिया हुआ है ना, y तो हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है 4000, y तो हमें 4000 ऑलरेडी गिवन है मैम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे 4000 इक्वल, यहाँ पे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है 50 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200। ठीक है मैम, अब मैम 4000 इक्वल यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लो तो 3250। सो मैम अगर हम बात करें तो हमारा एस कितना आ रहा है, हमारा एग्रीगेट सप्लाई कितना आ रहा है, हमारा एग्रीगेट सप्लाई आ रहा है मैम 4000 का, 4000 करोड़ की हमारी एग्रीगेट सप्लाई है। एग्रीगेट डिमांड कितनी है मैम, एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड सिर्फ कितनी है 3250 की। क्या देखा हमने देखा मैम एग्रीगेट सप्लाई आ रही है 4000 करोड़ की और एग्रीगेट डिमांड आ रही है 3250 करोड़ की, यानी कि हमारा एग्रीगेट सप्लाई क्या है यहाँ पे इस केस में, एग्रीगेट सप्लाई मैम ज्यादा है किससे, एग्रीगेट डिमांड से। तो मैम ये वाला जो है इसमें इक्विलिब्रियम नहीं है, यहाँ पे हमने देखा इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। सो मैम ये डिस इक्विलिब्रियम की यहाँ पे सिचुएशन है जिसमें एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है किससे, एग्रीगेट डिमांड से। ठीक है बच्चों, सो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप सो कि बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ठीक है बच्चों, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट के बारे में बात करें। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या कहता है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहता है अगर आप इकोनॉमी में हो, इकोनॉमी में अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, पर आप इनकम बढ़ने के साथ एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा रहे हो, मतलब आपकी इनकम बढ़ रही है, आप जो आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो नहीं बढ़ा रहे हो बल्कि आपकी सेविंग बढ़ा रहे हो, आप सेविंग अपने फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए बढ़ा रहे हो। सिंपल से ये सब करते हैं, पर जैसे जैसे आप सेविंग बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी सेविंग बढ़ने की जगह क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये कहता है हमारा कौन सा, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहता है। कैसे, मान लो हम इकोनॉमी में रहते हैं, एक की इनकम दूसरे का क्या है, एक्सपेंडिचर है मैम। ठीक है, कोई पर्सन है जिसकी इनकम कितनी है 100 रुपीज है, ठीक है, अब 100 रुपीज में से वो 70 क्या करता है, कंजप्शन पे एक्सपेंड करता है, कंजप्शन उसका एक्सपेंडिचर है, और 30 रुपए क्या कर रहा है, वो 30 रुपए वो सेव कर रहा है। ठीक है, सो मैम उसको इनकम कितने की हुई, 100 की हुई, पर उसमें से उसने क्या करा, 70 क्या करा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करा, और बाकी 30 क्या कर दिया, उसने सेव कर दिया। ठीक है, अब मैम ये 70 जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करा है वो किसी और की इनकम होगी, जो कि हमने पढ़ा है भाई एक की इनकम दूसरे का क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है हमारी सिंपल इकोनॉमी में। ठीक है मैम, बिल्कुल होता है। अब मैम ये किसी और की इनकम हुई, वो भी तो थोड़ा बहुत सेव करके रखेगा। ऐसे मैम ऐसे जैसे जैसे क्या होगा, अगर कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, ठीक है, सेविंग ज्यादा हो रही है लोगों की और कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, यानी एक पर्सन एक्सपेंडिचर कम कर रहा है तो दूसरे पर्सन की क्या होगी, इनकम कम हो जाएगी। अब बच्चों जैसे इनकम कम होगी, सेविंग का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा और इनकम कम होगी, सो हमारी नेशनल इनकम भी क्या होगी, कम हो जाएगी। अब जब नेशनल इनकम कम होगी सो लोगों की इनकम क्या हो जाएगी, कम होगी। अब जब लोगों की इनकम कम होगी तो वो सेव करना भी क्या करेंगे, कम कर देंगे। सो मैम यही चीज है हमारा कौन सा, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का, जो कहता है इफ ऑल द पीपल इन द इकोनॉमी इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दे सेव। क्या करना है भाई, इकोनॉमी में जितने भी लोग रहते हैं अगर वो जितना सेव कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शन को चेंज कर दे, यानी उसको इंक्रीज कर दे, तब क्या होगा, इफ द एमपीएस ऑफ द इकोनॉमी इज इंक्रीज द टोटल वैल्यू ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी विल नॉट इंक्रीज। अब बच्चों इससे क्या होगा, इससे जो टोटल सेविंग है हमारी इकोनॉमी की वो इंक्रीज नहीं होगी बल्कि क्या होगी, डिक्रीज होगी। बच्चों सेविंग के कॉन्सेप्ट में हमने देखा था, सेविंग क्या होता है, एक तरह से इकोनॉमी से क्या है, मनी का विड्रॉल है। वहीं बच्चों इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में क्या है, इंजेक्शन का काम करता है, वो मनी सप्लाई को बढ़ाता है। वहीं अगर हम सेव करके रखते हैं तो वो मनी सप्लाई को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, तो बच्चों वही चीज यहाँ पे लागू हो रही है। क्या हो रहा है, अगर टोटल सेविंग बढ़ रहा है, अगर एमपीएस बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, सेविंग इंक्रीज होने की जगह क्या होगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा ये भी हम देखेंगे। इट विल आइदर डिक्लाइन और रिमेन अनचेंज, द रिजल्ट इज नोन एज द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। इसी को क्या कहते हैं हम, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, या तो ये डिक्लाइन हो जाएगी,
जो सेविंग है वो तो डिक्लाइन हो जाएगी या फिर क्या होगी, अनचेंज्ड होगी, उसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसी को हम क्या कहेंगे, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं कौन से रीजन है हमारे पीओटी के। ठीक है, पीओटी के पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट के कौन कौन से हमारे रीजंस है। पहला रीजन है, क्या है पहला, मैंने क्या कहा था, एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की क्या होगी, इनकम होगी। 1% एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। अब बच्चों जब पर्सन क्या करेंगे, ज्यादा सेव करेंगे, यानी वो एक्सपेंडिचर कम करे। जब वो एक्सपेंडिचर कम करें तो दूसरों की इनकम भी क्या होगी, उसमें भी कमी आएगी। अब जब दूसरों की इनकम में कमी आएगी तो वो क्या करेंगे, सेव भी क्या करेंगे, कम करेंगे। सो वही चीज लिखी हुई है बच्चों, if individual A decide to save more by the reducing his consumption expenditure, the income of individual B will be less and individual B is turn will spend less। ठीक है, अब बच्चों A ने कम एक्सपेंडिचर किया, जो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो कम किया, वो सेव कर रहा है, जिससे B को क्या हुई, इनकम कम हुई। अब जब इनकम कम होगी तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर वैसे ही कम हो जाएगा। अब बच्चों B ने कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम किया, सो सी का क्या होगा, सी की इनकम कम हो जाएगी तो उसका भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होगा, कम होगा। ऐसे ओवरऑल जो एग्रीगेट इनकम होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, एग्रीगेट इनकम जो होगी उसमें क्या हो जाएगी, एग्रीगेट इनकम कम होगी। अब बच्चों एग्रीगेट इनकम लेस। अब बच्चों जब एग्रीगेट इनकम कम होगी तो पर पर्सन इनकम भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब पर पर्सन इनकम कम हो जाएगी तो सेविंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम होना शुरू हो जाएगी। सो बच्चों यही चीज है। दस इफ द इंडिविजुअल इन द इकोनॉमी डिसाइड टू सेव मोर, द इनकम रिसीव्ड बाय द each individual will be less or overall income will fall and also lower will be the total saving। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई अगर सभी ने डिसाइड कर लिया है इकोनॉमी में सेविंग को बढ़ाने के लिए, जो इनकम रिसीव हो रही है उसको, उसमें से हमारा जो सेविंग है उसका पोर्शन बढ़ाने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो इनकम रिसीव हो रही है एवरी इंडिविजुअल को वो क्या होगी, कम होगी। जब इंडिविजुअल को इनकम कम हो रही है तो मतलब एग्रीगेट इनकम भी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, इससे ओवरऑल जो इनकम होगी बच्चों उसमें क्या होगी, कमी आ जाएगी। और इससे जो सेविंग जितनी हो रही थी पहले उससे भी क्या होगी, वो कमी आ जाएगी, वो लोअर हो जाएगी। सो बच्चों ये क्या होगी, हमारी टोटल सेविंग क्या होगी, इससे बढ़ने की जगह क्या होगी, कम हो जाएगी। यही हमारा पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट है। अब बच्चों इसको समझते हैं डायग्राम से। डायग्राम से इसको कैसे समझेंगे तो देखते हैं, ये हमारा OX हो गया, ये हमारा हो गया OY। ठीक है मैम, OX पे हम बताएंगे नेशनल इनकम को और OY पे हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बताएंगे। ठीक है मैम, अब बच्चों हमारा जो सेविंग का कर्व है वो कैसा होता है, वो माइनस से प्लस की तरफ जाता है। हमने देखा है मैम, जब इनकम जीरो होती है तब भी क्या होती है, हमें डिस सेविंग करनी पड़ती है क्योंकि कंजप्शन करना पड़ता है। ठीक है, हमें सेविंग निकालनी पड़ती है। तो बच्चों ऐसे हमारा क्या बन गया, हमारा सेविंग का कर्व बन गया। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि हमारी सेविंग बढ़े, तो हमारी सेविंग कैसे बढ़ेगी, हमारा जो हमारा कर्व यहाँ बन रहा था वो बढ़ के कहाँ हो गया, ऊपर चला गया। ठीक है, हमारा सेविंग कहाँ बन गया, ये अब S2 पे हमारा सेविंग का कर्व बन गया, हमारी सेविंग बढ़ गई। अब बच्चों इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, अगर हमारा सेविंग इक्वल है इन्वेस्टमेंट के, वहाँ हमारा इक्विलिब्रियम होगा। होगा मैम, बिल्कुल होगा। सो बच्चों ये हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट का कर्व है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाया गया है इन्वेस्टमेंट का कर्व। ठीक है मैम, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट का कर्व हो गया, ये हमारा इन्वेस्टमेंट का कर्व। सो मैम इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, जहाँ S इक्वल होगा I के। तो मैम यहाँ पे अगर इस S की बात करें, पहले वाली जो सेविंग थी उसकी बात करें, तो हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ बन रहा था, यहाँ बन रहा था। अब बच्चों यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन रहा था तो हमारी नेशनल इनकम कहाँ थी, Y1 पे थी। ठीक है, अब मैम नया मतलब नई सेविंग होने लग गई, अब सेविंग और ज़्यादा होने लग गई। ठीक है, उस टाइम भी कहाँ बनेगा हमारा इक्विलिब्रियम, जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो गए। अब मैम सेविंग और इन्वेस्टमेंट कहाँ इक्वल हो रहा है, इधर इक्वल हो रहा है। ठीक है, अब उस कंडीशन में यहाँ इक्विलिब्रियम बना और यहाँ पे हमारी जो इनकम है वो कितनी आ गई, इतनी आ गई। सो बच्चों देख रहे हो आप, इतना सा सेविंग बढ़ाने से हमारी इनकम में, नेशनल इनकम में कितना डिक्रीज हुआ। और इस वजह से बच्चों यहाँ पे सेविंग बढ़ाने से ओवरऑल सेविंग बढ़ने की जगह क्या होगा, उसमें कमी आ जाएगी। सो बच्चों यहाँ हमने देख लिया। ठीक बच्चों, अगर हम सेव मोर करेंगे तो हमारी नेशनल इनकम क्या होगी, लेस हो जाएगी और इससे ओवरऑल सेविंग जो होगी उसमें क्या होगी, कमी आ जाएगी। यही है बच्चों पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, what do you need to understand, what do you understand by parametric shift of a line? How does a line shift when its slope decreasing
एंड इट्स इंटरसेप्ट इंक्रीज। ठीक है, ये कह रहा है भाई पैरामेट्रिक शिफ्ट कैसे होता है, पैरामेट्रिक शिफ्ट ऑफ अ लाइन क्या है। और बच्चों यहाँ पे कंडीशन दी है जब स्लोप डिक्रीज हो रहा है और जब इंटरसेप्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो मैम यहाँ पे अगर हम बात करें पैरामेट्रिक ऑफ शिफ्ट क्या बताता है, पैरामेट्रिक ऑफ शिफ्ट बताता है भाई चेंज हो रहा है, भाई जो वैल्यू है पैरामीटर्स की वो चेंज हो रही है और उसकी वजह से जो लाइन है उसमें क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। पैरामेट्रिक शिफ्ट इज अ ग्राफ ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ पैरामेट्रिक। भाई पैरामेट्रिक शिफ्ट हो रहा है किसकी वजह से, जो हमारा पैरामीटर्स में जो हमने पैरामीटर्स में जो इक्वेशंस ली है उसकी वैल्यूज में जो चेंज आ रही है, पैरामीटर्स की जो वैल्यूज में चेंज आ रही है उसमें चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, कैसे होगा वो भी देखेंगे। पहला है बच्चों, अगर क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। अगर स्लोप डिक्रीज होता है बच्चों, सो मतलब क्या हो रहा है, हमारी जो लाइन है वो क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। ठीक है, अपवर्ड नहीं होगी। ये पॉजिटिव स्लोप में, पॉजिटिव स्लोप में क्या होगा, हमारी जो लाइन है बच्चों वो क्या होगी, अपवर्ड होगी। ठीक है, और एंड इट्स स्लोप इज डिक्रीजिंग। अच्छा, पॉजिटिव स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन इज स्विंग अपवर्ड एट इट्स स्लोप इज डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, जब स्लोप डिक्रीज होगा तो हमारा ये जो लाइन है बच्चों वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अ पॉजिटिव स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन शिफ्टेड अपवर्ड इन द पैरेलल एट इट्स इंटरसेप्ट इज इंक्रीज। इंटरसेप्ट का मतलब होता है बच्चों ऑटोनॉमस जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है उसके इंक्रीज होने से। ठीक है, ऑटोनॉमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ऑटोनॉमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर में इंक्रीज होने से जो हमारी बच्चों लाइन में जो हमारे पैरामीटर की जो लाइन है अगर वो शिफ्ट हो रही है, वो अपवर्ड जा रही है, तो ये इसको क्या कहेंगे हम, इंटरसेप्ट इंक्रीज कहेंगे। अब बच्चों देखते हैं पहली बात। सो यहाँ पे बच्चों हमारे पास दो डायग्राम है। पहला है क्या हो रहा है, स्लोप में चेंज हो रहा है, दूसरा है इंटरसेप्ट में चेंज हो रहा है। सो पहले हम क्या देख लेते हैं, हमारा स्लोप देख लेते हैं। तो बच्चों स्लोप का जो इक्वेशन है वो क्या है, c इक्वल टू 4 प्लस 0.5y। सो बच्चों ये जो है हमारा किसका है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर का क्या है, हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर का जो हमारा कंजप्शन फंक्शन था बच्चों, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था हमारा जो कंजप्शन फंक्शन है उसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं, c बार प्लस cy, कुछ ऐसे ही लिखते हैं ना, बिल्कुल मैम ऐसे ही लिखते हैं। c बार क्या है, हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन है। हमारा c पॉइंट y क्या है, मतलब cy क्या है, हमारा इंड्यूस कंजप्शन है। ठीक है, ऑटोनॉमस कंजप्शन कांस्टेंट है और मैम हमारा इंड्यूस कंजप्शन जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, यही चीज बच्चों क्या बता रही है, ये लाइन बता रही है भाई, ये जो लाइन है ये हमारा कंजप्शन फंक्शन है और यहाँ पे क्या बन गया, हमारा पैरामीटर बन गया, स्लोप बन गया। अब मैम इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि हमारा cy जो हमारा इंड्यूस कंजप्शन है उसमें चेंज हो रहा है। हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन अभी भी वही है। देखो यहाँ पे c1 की बात करें तो बच्चों 4 प्लस 0.8y और यहाँ पे था 4 प्लस 0.5y। हमारा यहाँ पे बच्चों कितना था, यहाँ पे ये बता रहा था कि भाई आपकी इनकम अगर 100 से इंक्रीज हो रही है तो आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो 50 से इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे बच्चों हमारा इंड्यूस कंजप्शन बढ़ गया। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, अगर आपकी इनकम 100 से इंक्रीज होगी तो आपका कंजप्शन कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 80 से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 80 रुपीज से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा क्या हो रहा है, कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है। अब बच्चों यहाँ पे हमारा इंड्यूस कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है, हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या है, वही का वही। सो इस कंडीशन में क्या होगा, सो बच्चों जहां से हम सब जानते हैं कि जब हमारी इनकम जीरो होती है, जब हमारी इनकम जीरो होती है उस समय इंड्यूस कंजप्शन क्या होगा, जीरो होगा। इनकम जीरो होती है सो हमारा इंड्यूस कंजप्शन क्या होगा, जीरो होगा, बिल्कुल होगा। पर मैम जब हमारी इनकम जीरो होती है उस समय जब हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन है वो क्या होता है, वो हमारा रहता ही है, यानी वो जीरो नहीं होता। भाई जब हम इनकम नहीं कमाते हैं, जब हमारी अर्निंग नहीं है, फिर भी हम जो नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं वो खरीदते हैं। ठीक है, हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए भाई, हमें सर्वाइव करना है। ठीक है, तो बच्चों ये वाला जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो कौन सा होगा, ऑटोनॉमस कंजप्शन हो गया। ठीक है, ये जीरो नहीं होता है। सो मैम इस लेवल पे अगर हम यहाँ पे बात करें, सो यहाँ पे ये इतना ऊपर क्यों आया, जीरो से ऊपर क्यों आया, क्योंकि मैम यहाँ पे हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन है, अभी इंड्यूस कंजप्शन नहीं है, जीरो पे हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, जीरो से सॉरी यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 4 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ऑटोनॉमस कंजप्शन हमारा दोनों में ही क्या है, 4 है। सो मैम हमारा यहाँ से क्या हुआ है, ग्राफ बना है। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारा इंड्यूस कंजप्शन बढ़ा है
वैसे वैसे हमारा ग्राफ क्या हुआ, अपवर्ड चला गया। ठीक है, अब मैम पहले हमारा इंड्यूस कंजप्शन 0.5 था, सो मैम हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बना। ठीक है, अब मैम हमारा इंड्यूस कंजप्शन बढ़ गया, 0.8 हो गया, सो हमारा कंजप्शन बढ़ के हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ चला गया। पर मैम ये आएगा कहाँ से, कौन से पॉइंट से, मैम ये आएगा यहीं से, क्योंकि हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या है, वही है। सो हमारा ये क्या हो गया मैम, हमारा यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है, हमारा कुछ भी नहीं हो रहा, हमारा जो है पैरामीटर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, हमारा सिर्फ स्लोप चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि मैम हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन अभी भी क्या है, कॉन्स्टेंट है, हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन चेंज नहीं होगा, इसी वजह से हमारा ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे स्लोप में चेंज हो जाएगा। ये हमने अपवर्ड बताया। अगर हमारा स्लोप डिक्रीज होता है, स्लोप डिक्रीज होने का मतलब है इंड्यूस कंजप्शन क्या होगा, कम होगा। अब जब इंड्यूस कंजप्शन कम होगा सो मैम हमारा जो है डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमने देखा। अब बच्चों इंटरसेप्ट में चेंज कैसे होगा, इंटरसेप्ट में चेंज हो रहा है यानी आपका जो ऑटोनॉमस कंजप्शन है उसमें चेंज हो रहा है। अब मैम पहले मान के चलो हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन कितना है, 4 है, हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन कितना है बच्चों, यहाँ पे हमारा 4 है। ठीक है, इस इक्वेशन में हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन कितना है, 4 है, और हमारा इंड्यूस कितना है, 0.5 है। ठीक है, वो सेम ही है। अब मैम यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजप्शन इसमें क्या हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया, यानी कि अगर हमारी इनकम 0 है तो भी हमें 4 रुपए किस में खर्च करने हैं, हमारे जो हमारी एसेंशियल हमारे कंजप्शन एक्सपेंडिचर होंगे उसमें। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे सिचुएशन कह रही है कि अगर आपकी इनकम 0 है फिर भी आपको 6 रुपए खर्च करने पड़ेंगे किसमें, आपके ऑटोनॉमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। सो बच्चों स्टार्ट कहाँ से होगा, अगर हम पहले इक्वेशन की बात करें तो हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन कितना है, 4 है, तो हमारे 4 से स्टार्ट हुआ। अब बच्चों हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन ही चेंज हो गया। अब हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन 0 इनकम में कहाँ से काम कर रहा है, यहाँ से काम कर रहा है। सो मैम यहाँ पे क्या हुआ, हमारा पूरा इंटरसेप्ट ही चेंज हो गया। इसलिए बच्चों हमारी जो पैरामीटर की लाइन थी वो यहाँ से उठ के कहाँ चलेगी, ऊपर की तरफ चलेगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंड्यूस कंजप्शन सेम है, पर मैम हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। इसलिए हमारा नई जो है बच्चों यहाँ पे क्या बन गई, लाइन बन गई। हमारी जो है इंटरसेप्ट चेंज होने की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया मैम, यहाँ पे हमारी लाइन ही क्या हो गई, ऊपर की तरफ चलेगी। सो बच्चों ये हमने देखा किसके बारे में, कि पैरामीटर में शिफ्ट क्या होता है, ये हमने देख लिया। जब स्लोप डिक्रीज है या इंटरसेप्ट में इंक्रीज हो रहा है, तो ये दोनों ही सिचुएशन हमने देख ली। ओके बच्चा पार्टी, तो आज के सेशन में हमने देखा कि हमारे जो 4th चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो हमने उनके सॉल्यूशन करके देखे। आई होप सो बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।